नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। उदयपुर जिले की भिंडर पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत सालेड़ा के वर्तमान सरपंच सूरजमल मेनारिया के साथ आरपीडी न्यूज खास मुलाकात में पंचायत की समस्याओं और बीते कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बीते कार्यकाल में सरपंच श्री मेनारिया द्वारा पंचायत में किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई और शेष बचे कार्यकाल में सरपंच श्री मेनारिया किन किन मुद्दों पर कार्य करेंगे, तो आइए जानते हैं सरपंच सूरजमल मेनारिया की जुबानी। आज हम पहुंचे पंचायत समिति भिंडर की ग्राम पंचायत सालेड़ा के अंदर और हमारे साथ जो सरपंच मौजूद हैं सूरजमल जी मेनारिया। काफ़ी लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव रखते हैं, लगभग तीसरी चौथी बार सरपंच है, पार्टी में भी अच्छा काम किया। सूरजमल मेनारिया की बात करें तो कहीं न कहीं कभी प्रधान की दावेदारी में असफल रहे, कभी विधायक की दौड़ में भी रहे, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदलता गया। और जब युवा थे उस समय से राजनीति में थे आए, और अब देख लो कि इन्होंने कितनी मेहनत की है और वापस एक बार इस ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच चुने गए हैं। तो करते हैं बातचीत इनकी लंबी चौड़ी कहानी की। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते। सरपंच साहब, सबसे पहले अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताइए, कब से आपने राजनीति की शुरुआत की? पहली बार जब आप सरपंच बने थे या राजनीति में आए थे, वार्ड पंच, या कब बने? उस टाइम एज क्या थी आप? मेरी देखो, कॉलेज में पहले प्रेसिडेंट बना था पंडित उदय जैन महाविद्यालय में। जी जी। सन 80-83 में। जी जी जी। 80-83 के बाद में मैं 82 में मैंने फार्म भरा था सरपंच का। जो मेरा डॉक्यूमेंट्स में मेरी उम्र कम थी, मेरा फार्म खारिज हो गया था। जी जी। तो मैंने, मेरे एक मित्र थे शंभू सिंह जी, जो उनको निर्विरोध बनाए थे, जो मेरे आदमी थे। जी जी। और फिर बाद में मैंने बीएड करके मैं मास्टर की नौकरी, अध्यापक की उस नौकरी में चला गया। जी जी। 88 में मैंने इस्तीफा दे करके मैं प्रथम बार सरपंच बना। जी जी। उसके बाद में प्रशासन काल कहूँ तो हम रहे, उसके बाद प्रशासन काल रहा था। जी जी। उसके बाद मैं चर्च डेयरी का अध्यक्ष बना था, मतलब तरणु में। जी जी। वो 5 साल में तरणु में रहा था। ग्राम इकाई। हाँ नहीं, हाँ भी डायरेक्टर होते हैं, ग्राम इकाई नहीं, जो 9 डायरेक्टर होते हैं दूध में। उस वक्त में पहली बार डायरेक्टर बना, यहाँ का अध्यक्ष बना था दूध उत्पादक सहकारी समिति का, और उसके बाद मैं डायरेक्टर रहा था। उसके बाद में फिर बीच में मेरे जो सीट आई रिजर्व थी, जैसे एसी आई, तो मैंने मेरे समर्थक सीताराम डोली को सरपंच बनाया। उसके बाद फिर कणु में हमारी सीट आ गई थी। 2000 में ओबीसी आएगी, तो मेरे उसमें एक सुतार को बनाया था। इस तरह से बनते बनते मैं 2005 में जिला पंचायत समिति से जिला परिषद सदस्य बना था। और 2010 में मैं सरपंच बना था वापस। उसके बाद में मेरी समर्थक वापस 15 में सरपंच बनाया, और 12 में मैं कृषि उपज मंडी का वाइस चेयरमैन बना। और वापस में अभी वर्तमान कार्यकाल में भी मैं वर्तमान में सरपंच हूँ, जो हमारा जनवरी में कार्यकाल खत्म होगा। तो सरपंच साहब बहुत लंबी चौड़ी पारी खेली। हाँ सर। और इसके बाद में क्या है कि मैं 2005 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना। वो मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा था 2005 से 15 तक। बीच में मैं वापस बना था 18-19 में फिर अध्यक्ष बना था मैं। 18 विधानसभा से पहले अध्यक्ष बना था। वो मैं रहा था करीबन 5 साल रहा था, 2022 तक रहा था। और 22 के बाद में फिर मैं अध्यक्ष से हट गया था, दूसरा बना दिया था उस वक्त भी है। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का जिला अध्यक्ष भी हूँ, वो मैं अभी वर्तमान में भी हूँ। और उसके पहले मेरे यहाँ 2006 में अफीम उत्पादक किसान संघर्ष समिति थी, जिसमें हमारे किसानों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे, 4000 लाइसेंस। तो उसकी लड़ाई हमने दिल्ली लेवल भारत सरकार तक लड़े। उसमें बहुत अच्छे मंत्री बने थे, हमारे जो मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, जो हमारे देवतुल्य थे, वो भगवान की तरह थे। उन्होंने किसानों की सुनी, उन्होंने 4000 लाइसेंस किसानों के बहाल किए। वो हमारी यूनियन के माध्यम से हमने उसको रखी। उन्होंने बैठ करके हमसे चर्चा करके हमारी सारी सुविधा और जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ उसको उन्होंने माना, और उन्होंने उस वक्त हम पूरे हिंदुस्तान के 4000 लाइसेंस उन्होंने वो बहाल किए थे। उसके बाद राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। 82 में सरपंच बना था, तब मैं जनता दल में था। उसके बाद में जनता दल और बीजेपी का साझा उम्मीदवार होता था। तरणु में
जब यहाँ हमारे जो राव साहब कमलेंद्र सिंह जिसका मैं अनुयायी था, जो मेरे राजनीति आदर्श थे, तो उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने चुनाव लड़े नहीं, तो फिर मेरे पुराना जो मेरा पारिवारिक जो रिश्ता था वो कांग्रेस से था। मेरे फादर्स वगैरह, मेरी फैमिली सब कांग्रेस को बिलोंग करती थी, तो फिर सत्ताव साहब के साथ चला गया था मैं। कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी मैं, उनके मदद के, उनके खुला में भाषण देता था। ऐसा सुनने में आया कि दावेदारी भी पेश की थी। दावेदारी पेश की थी मैंने 13 और 18 में मैंने एमएलए की दावेदारी पेश की थी। पर क्या है कि एक गुलाब सिंह जी का एक परिवार का नाम था और उनके सामने अपन को टिकट में मिलने में मुश्किल थी, क्योंकि हर जगह अशोक जी गहलोत वगैरह कांग्रेस कहते साहब एक बार इनको देते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई 2 बार लगातार हार जाते तो मिल जाता था, एक बार हारते एक बार जीते थे, एक बार देख लेते हैं। तो इस तरह से फिर उसके बाद मैंने 18 के बाद में दावेदारी नहीं की। फिर उसके बाद मैंने मना कर दिया, मैंने टिकट मिलते ही नहीं तो फिर दावेदारी करने की क्या जरूरत है। और पार्टी में बदल नहीं सकता, पार्टी बदलता तो मुझे गुलाब जी कटारिया भी मेरे को बीजेपी से टिकट वापस देने के लिए तैयार था। उस समय की राजनीति में और अब उसकी में कितना बदलाव देखते हैं? राजनीति में, इस राजनीति में तो मतलब बहुत चेंज हो गया है। ये राजनीति में वो लोगों को जो पुरानी सोच के लोग थे, जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनके साथ हमने संघर्ष शुरू किया था। और आज जो बच्चा 35 साल का बच्चा, इसकी सोच अलग थी, उस मैं बना था, उसकी मेरी सोच अलग है, वो सोच एक अलग थी और आज की सोच अलग है। उन लोगों में काम करने का जज्बा था और वो आदमी इज्जत से और बदनामी से बहुत डरते थे। और उन लोगों की जो भावनाएं थी, जो उनका काम करने का तरीका था, जो उनका जनता के साथ और जनप्रतिनिधि से उनसे नीचे जो उनका व्यवहार था, वो पार्टी से ऊपर उठकर था। ऐसे कौन से आपके हिसाब से भिंडर, क्योंकि एक बहुत बड़ी सोच रखते हैं, पूरा क्षेत्र जानते हैं, विशेष तौर से वल्लभनगर विधानसभा की बात करें या अपन विशेष तौर से अपने यहाँ अगर भिंडर की बात करते हैं, तो ऐसी कौन सी समस्या अभी बाकी है आपकी नज़र में जिनका समाधान करवाना आवश्यक है? हम कहते हैं कि जैसे छोटे छोटे जो जिले बन गए हैं, तो भिंडर तो बहुत बड़ा है और हमारा आदिवासी बेल्ट है। हम ये चाहते हैं कि भाई ये जितने जिले बने, हमारा भिंडर भी एक जिला बन जाए। तो क्या है कि आस पास में हमारा जो चित्तौड़ जिला जैसे लंबा चौड़ा से प्रतापगढ़ बन गया, उसके बाद भी लंबा कहाँ ये पड़ता डुंगला है हमारा, ये भोपाल सागर का इलाका है, ये इधर कुराबड़ का इलाका है, ये हमारे बन जाए। तो इससे बनकर हमारे ये 5-7 जो ये तहसीलें, 5-6 तहसीलें से हमारे एक जिला बन जाए तो भिंडर का थोड़ा हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। भिंडर बहुत पुराना कस्बा है और भिंडर में सोना चांदी की, तो उदयपुर चले गए तो सबसे बड़ी मंडी थी सोने चांदी की दुकानों की, यहाँ कपड़े की मंडी थी, कृषि उपज मंडी है। वो क्या है कि ये व्यापारी चलने नहीं देते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी मंडी को हमारे। ये कृषि मंडी वाला जो आपने मुद्दा कहा, ये एक बहुत संज्ञान में लेने वाला मुद्दा है। किसी भी सरकार ने आज तक सोचा नहीं है और किसानों को औने पौने दामों पे जो फसलें हैं वो बेचने, कहीं कि आपने भी संघर्ष किया। आज तारीख में मैं कह रहा हूँ, जो जितना अन्याय किसानों के साथ में हो रहा है, इतना अन्याय किसी के साथ नहीं हो रहा सर। आज खेती घाटा का सौदा हो गया है। आज हमारी लागत नहीं मिल रही है, आज हमारा डीजल महंगा हो गया है, आज हमारा हर चीज़ महंगी हो गई है सर। मैं बताऊँ, मैं सन 70 में जब छोटा था तो हमारा 70 रुपये में हमें ये मिलता था, 70 रुपये में हमारा गेहूँ बिकता था क्विंटल में, और 200 रुपये तोला सोना था जो मेरी आंखों के सामने खरीदा है। बिल्कुल। वो आज भी सोना मेरे घर में है, मेरे फादर ने खरीदा था। तो वो 3 बोरी 3 बोरी गेहूं में हमारा 1 तोला सोना आ जाता था। और आज की तारीख में हम जो 40 बोरी हम गेहूं बेचे तो जाकर के हमारा वो 1 तोला सोना आता है। तो ये चीज़ें सब महंगी हो गई। क्या लगता है, महंगाई बढ़ गई या वो जो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो ये आज की तारीख में किसान का माल, उसके माल का भाव नहीं बढ़ रहा है। लोग खेती और किसानी छोड़ रहे हैं। आज हर किसान ये चाहता है कि भाई खेती किसानी में कुछ नहीं मिल रहा, इसे तो कि चाहे कि होटल लगा हुआ, ढाबा लगा हुआ, उसमें भी दिन भर में 500-700 रुपये मिल जाते हैं। इस खेती किसानी में कुछ नहीं मिल रहा है। और फिर मिलता है तो हमारे पास एक अफीम की क्रॉप है, उसके पीछे हम जिंदा हैं। जिसके पास अफीम का पट्टा है वो आदमी जिंदा है भाई, उससे तो उनकी इनकम होती है। 5% से क्या होता है अफीम? 5% भी नहीं, वो तो 5% 5 आयरी देते, पहले तो 20 आयरी 50 आयरी देते थे, तो हमारा पोस्ता बनता था। हमारा 5% औसत किसानों की बात कर रहा हूँ, अगर पूरे भारत की बात करें या राजस्थान की बात करें, 5% भी नहीं, 2%। 5% भी नहीं, 1% है, तो 1% ही कम है, मतलब है ही नहीं। अब राजस्थान में कहाँ है? राजस्थान में देख लो आप, बहुत कम जगह है और कुछ मध्य प्रदेश का इलाका है और 10 डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ यूपी में, बाकी तो भारत में है ही नहीं अफीम की खेती।
और इस खेती को भी ये बंद करना चाहते हैं। भारत सरकार की इच्छा किसान आंदोलन में आप शामिल हुए थे, गए थे? बहुत सारे किसानों आंदोलन में इस पट्टे में उसमें हुए। अभी हमने ये वाघा बॉर्डर पे, यहाँ राजस्थान के बॉर्डर पे हमने बहुत पुलिस की मार खाई है। हमने बहुत हमको बंद किया है वहाँ। तो किसान तो अभी भी डटे हुए हैं? किसान डटे हुए हैं। और अब क्या, थोड़ा मैं बीमारी की वजह से नहीं जा रहा हूँ, फ़ोन आते रहते हैं, ठीक है जी, आते हैं, उनका भी प्रोग्राम रखा, मैंने कहा भी बाद में रखाते हैं यहाँ। तो अब धीरे धीरे क्या किसानों में जागृति हो रही है, क्योंकि किसान का लागत का मूल्य नहीं मिल रहा है उसको। और सबके साथ आज मंडी में हमारी 3,000 रुपये सोयाबीन बिकी, नीमच मंडी में 3,000 सोयाबीन बिकी। क्या मिला उस किसान को? हर चीज़ हमारी क्या, जैसे यूरिया है, फर्टिलाइजर, 5 किलो इन्होंने कम कर दिया है। मतलब जो पहले 50 का था 5 कर दिया, उससे 4 गुना पैसा बढ़ गया है। और हमारा माल का भाव नहीं बढ़ा। आज हमारा गेहूँ वो 2-2.5 हज़ार रुपये में है, जबकि 2-2.5 हज़ार रुपये में हमारे गेहूँ में कुछ नहीं मिलता है। हमारा मक्का में 2,000 रुपये में कुछ नहीं मिलता है। लहसुन किसानों को खरीदने के बाद में भाव बढ़ाए गए थे। अभी जब आपदा आ जाती है, कोई ऐसी बरसात आ जाती है, फसल खराब हो जाती है, तो सरकार वादे करती है, सर्वे हो जाते हैं, धरातल भी कुछ नहीं है। इतने कागज मांग लेती है, वो उसकी पूर्ति नहीं कर सकता है किसान। और उसकी सर्वे नहीं होती है। गवर्नमेंट के निर्देश होते हैं कि पटवारी खराबा की रिपोर्ट में 50% से कम दे देता है, तो वो किसान रोता है। अब किसान के पास कोई है ही नहीं है, सुनने वाला कोई सुनने वाला नहीं है। और किसानों की और ये सब बातें, बड़ी बड़ी बातें हमारी भारत सरकार के जो हमारे बेटे हुए हैं, हमारे माननीय महामहिम प्रधानमंत्री जी, उन्होंने बहुत बड़े वादे किए किसानों के लिए। तुम्हारा स्वामीनाथन आयोग लागू करूँगा, और आप सुप्रीम कोर्ट में मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता। तो ये जब किसानों के वादे करके किसान के बलबूते एक बार आ गए थे, और फिर उसको दूसरी तरफ झूठ बोल करके आप दूसरे ध्यान आकर्षित कराते हैं। हम कह रहे हैं भाई हमारा स्वामीनाथन आयोग लागू कर दो, हम जो भी सरकार करेगी और हिंदुस्तान का किसान उसको वोट तो कह रही है हम किसानों की आय है वो दोगुनी कर रहे हैं। किसी किसान की आय दोगुनी नहीं, वो सब झूठ बोलते हैं। किसी की किसान तो धरातल में चला गया है। किसान की पीड़ा तो कोई पूछने वाला नहीं है, किसान का आंसू कोई पूछने वाला नहीं है। आज उस कंगार पे खड़ा है वो किसान कि जिसकी अपन उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, वहाँ खड़ा है। आपकी सरकार थी, आप कांग्रेस पार्टी के एक वफादार कार्यकर्ता रहे हैं, तो आपकी सरकार में और वर्तमान में क्या भिन्नता लगी आपको? सर ये आपके टाइम में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हुआ? इसमें क्या है कि सोच का फ़र्क हो गया है। आज की तारीख में जो गति थी विकास की, वो विकास की गति ख़त्म हो गई। अभी तक ये हमारी राजस्थान सरकार बने हुए हैं। अभी ये बताओ सीएम साहब ने क्या किया है? इन पंचायतों को नरेगा का पैसा हमारा 2.5-3 साल से नहीं आ रहा है। उस टाइम तो आपकी सरकार थी शुरू, और तो उसके बाद तो आ जाते हैं ना। ये साल भर तो ये होने आ रही ना, 8-9 महीने में तो आ जाते हैं। अभी नहीं आए, अभी तक 1 रुपया नहीं आया। कहा कि हमने 15 अगस्त तक दे देंगे, नहीं दिया इन्होंने, अभी भी नहीं आए हैं। कुल मिला के जो बजट आना चाहिए ग्राम पंचायत में, राजस्थान का बजट नहीं आया। उसके पास केंद्र सरकार थी, मोदी इसको फेल करना चाहता है। मोदी जी इस योजना को, नरेगा योजना को फेल करना चाहते हैं। इसीलिए भाई वो तो भारत सरकार पैसे दे तो राजस्थान सरकार दे, तो भारत सरकार ने पैसे दिए ही नहीं, तो राजस्थान सरकार कहाँ से दे देगी? क्योंकि उनको तो फेल करनी थी। ऐसा बताया जा रहा है कि आपकी पंचायत में नरेगा में अच्छे काम हुए हैं। हाँ, काम नरेगा में अच्छे हुए, क्वालिटी के काम हुए हैं। कुछ परिवर्तन होना चाहिए इसमें, जैसे 60-40 का रेसा है, कच्चे काम बहुत ज़्यादा है इसमें, आप तो पुराना अनुभव रखते हैं, क्या होना चाहिए? सर जैसे आप आज काम करना चाहते हैं, पक्का करा नहीं सकते हैं। एक तो क्या पैसा लेट आता है, दुकानदार रुकता नहीं, या तो फिर जेब से लगाओ। हमने बहुत सारे पैसे अभी तक मार्केट में मांग रहे हैं हमारे, कुछ हमने जेब में लगाया है, तो आज की तारीख में वो काम हम करा पाए हमारी हिम्मत के बल। सरपंच भी सक्षम नहीं होते, सभी ठेकेदार भी सक्षम नहीं है, उनके साथ क्या वो करा ही नहीं सकते हैं। तो क्या वो फ़ायदा तो मिल जाता है, पैसे भी आते हैं, ऐसी बात नहीं आते हैं, पर वो क्या अच्छे काम कर सकते हैं, पर वो इसलिए नहीं कर सकते हैं कि भाई अभी रखे कौन पैसे। और दुकान में वो दुकानदार तो जानता है कि नरेगा में काम है, तो वो उधार देते ही नहीं है, कहते वो जानते पैसे 2 साल नहीं आएंगे। तो एक तो नरेगा का पैसा का पेमेंट फटाफट हो जाता है। एक एफडीओ कराते हैं कि पैसे आ रहे हैं वो डाल देंगे, तो कहीं वो उस दिन वो आते ही नहीं है। आपको वो पैसे जो पड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, वो हाँ जो लाइन नहीं मिलती है, ये रहता नहीं है, सर्वर डाउन हो जाते हैं तो आते ही नहीं है, तो वो रह जाते हैं। फिर ऐसा नहीं सूरजमल जी कहीं पूरा गड़बड़ घोटाला तो नहीं है कि सूरजमल जी की पंचायत सालेड़ा का जब भी समय आता है सर्वर डाउन? नहीं, ऐसा तो नहीं, वो तो हमारी पंचायत समिति में आता है, तो हमारे भी आ जाता है। हाँ, वो तो पंचायत समिति में बैठ के डालते हैं, तो आप फटाफट डालते हैं 10 मिनट में, और फिर जागरूक होते हैं। या वो सेटिंग होती है तो वो लोगों को वहाँ पैसा पड़ जाता है, और या बिगर सेटिंग दे तो पंचायत समिति में कोई करते ही नहीं है। बहुत बड़ी पहुँच रखने वाले हो, ऐसी बात करते हैं, क्या करें। अब मैं भी कमज़ोर पड़ गया अब तो मैं जाने आने से सक्षम नहीं रहा। तो अब जैसे अपने पंचायत में विशेष तौर से सरपंच साहब
अंत में मेरा क्वेश्चन ये है कि अब क्या परिवर्तन होना चाहिए, पंचायतों को क्या अधिकार मिलने चाहिए? आप सरपंच हैं, नज़दीक से झांका, क्या अधिकार मिलने चाहिए पंचायत को? मतलब ये अधिकार देना चाहिए, तो इसको ये जो वित्त पावर है ना, जी जी जो क्या है कि ये इसमें परिवर्तन होना चाहिए। जी जी पहले क्या था, हम चेक काट देते थे, अब क्या है कि वो उसके वो उसमें डालो, वो पड़ी नहीं, कभी वो आवे ही नहीं, तो उसका पेमेंट भुगतान टाइप से होता नहीं है। एक क्या है कि पैसा जो काम है जिसमें जैसे अभी नहीं, जैसे हमारी यूसी जाए हमें पैसा हमारे मिल जाना चाहिए। जी जी नरेगा का पैसा, सब जो भी पैसा है हमारे, जैसे आज उसी गई। कई तो कहते हैं यूसीसीसी तो बिना किसी कमीशन के कंप्लीट होती नहीं। ये तो आप ही जानते हो, मुझे क्यों बुलाते हो? आप लंबा अनुभव रखते हैं इसलिए। ये आप जो बता रहे हो वो सही है। और सरपंच साहब, अपने पंचायत में विशेष तौर से बड़े काम क्या हुए मोटे तौर? अभी मेरे कार्यकाल में मैंने मेरे प्रयास से एक तो 1 करोड़ और रुपए की यहाँ सड़क बनी है 2.5-3 किलोमीटर की, जो हमारे 2 जिलों को जोड़ती है। जी 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 जो पहले बहुत परेशानी आती थी, सीमा पे आ गई। वो वहाँ जोड़ी थी। एक हमने 50 लाख रुपए का हमारे हॉस्पिटल का वो कराया था, जो वो थोड़ा ज़मीन यहाँ नहीं होंगी, माथा गुट कर रहे, तो वो एक वो करवाया था हमने। अच्छा, दूसरा हमने एक ये नल की योजना थी, जल जीवन मिशन में हमने 1 करोड़ और 75 लाख रुपए पास करवाए। इसमें टंकी, पूरी पाइपलाइन वगैरह, ये मैंने मेरे प्रयास से मैंने कराए थे। जी जी। इसमें सरपंच में जो मेरी अप्रोच थी उसमें। अपने क्षेत्र की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे, विशेष तौर से युवा नशे की तरफ जा रहे हैं उसको लेकर? नशे वाली बात तो बिल्कुल सही है कि आजकल ये नस्ल ख़त्म हो गई है। जी जी। और हर बच्चा नशेड़ी हो गया है। और आजकल क्या है कि हमारे इलाके में जो ये हमारा नशीला पदार्थ पैदा होता है तो उसका भी सेवन करते हैं यहाँ। जी जी। और भी कई तरह के जैसे MD वगैरह है, ये भी कोई बच्चे करने लगे हैं। जी जी। तो हम उन बच्चों से यही कहते हैं कि भाई ये पतन का रास्ता है, आप लाइन पे आओ, ये नशा पर बंद कर दो। नशा जीवन के लिए घातक है, परिवार के लिए घातक है और स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। तो मेरी अपील है मेरी पंचायत के लोगों से कि आप इसमें इस मुख्य धारा से जुड़े और ये नशा की प्रवृत्ति छोड़ दें। जी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत सालेड़ा के जो सरपंच, काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव रखने वाले सूरजमल जी मिनारिया, जिनके आपने बेबाक विचार सुने। साथियों, कमेंट करके बताना कि विशेष तौर से सालेड़ा ग्राम पंचायत में विकास कार्य किस प्रकार से हुए हैं। और आगे सरपंच साहब ने जैसे बताया कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनका मैं समाधान भी जल्द करूँगा। धन्यवाद सरपंच साहब, समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।